Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. We are studying Unit 3 of Institutional Economics और उसमें भी बस हमारा दो टॉपिक्स बच गया है. फर्स्ट है हमारा नाश इक्विलिब्रियम और नेक्स्ट है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्री इंफॉर्मेशन. अब नाश इक्विलिब्रियम क्या है? आपको याद होगा मैंने गेम थ्योरी पढ़ाया था. गेम थ्योरी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. नाश इक्विलिब्रियम क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपके गेम थ्योरी का. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी है आपका नाश इक्विलिब्रियम. नाश इक्विलिब्रियम हम रियल लाइफ में भी, रियल वर्ल्ड में भी हम देख रहे हैं. अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी का, तो नाश इक्विलिब्रियम में होता क्या है? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी याद है? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में क्या होता था? प्लेयर्स जो हैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी को चूज़ करते थे अपने ओपोनेंट्स के मूव को ध्यान में रखते हुए. बट नाश इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उनको पता है कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी चूज़ किया है अपने पोजीशन से अगर वो थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे तो आउटकम और भी ख़राब हो जाएगा. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. अगर मानिए टॉम और सैम दो लोग हैं, वो लोग क्या करें, एक गेम खेल रहे हैं. उस गेम में उनको अगर बताया गया है कि अगर आप स्ट्रैटेजी ए चूज़ करते हो तो दोनों को 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे. अगर आपने दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज़ नहीं करता है, सेम स्ट्रैटेजी चूज़ नहीं करता है, तो दोनों ही 1000 का दोनों को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. दोनों को ही लॉस होगा 1000 का. किसी ने भी डेविएट किया, टॉम ने भी डेविएट किया या फिर सैम ने, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर डेविएट करती है तो 1000 का लॉस हो जाएगा. तब फिर क्या होगा? जो स्ट्रैटेजी ए है, स्ट्रैटेजी ए जो है वही है हमारा नाश इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, दोनों को ही 1000 मिल रहा है. दोनों को ही 1000 रिसीव हो रहा है अगर दोनों ही स्ट्रैटेजी ए को चूज़ करते हैं. तो स्ट्रैटेजी ए क्या हो जाएगा, नाश इक्विलिब्रियम. अब नाश इक्विलिब्रियम में हम करते क्या है, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग थ्योरम विद इन गेम थ्योरी. गेम थ्योरी में एक डिसीजन मेकिंग थ्योरम है. अब ये नाश इक्विलिब्रियम किसके नाम पे है? एक इकोनॉमिस्ट थे जॉन नाश. जॉन नाश एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ही नाश इक्विलिब्रियम को दिया है. जॉन नाश. डिसीजन मेकिंग थ्योरम है एक गेम थ्योरी में दैट स्टेट्स अ प्लेयर कैन अचीव द डिजायर्ड आउटकम बाय नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रैटेजी. मैंने बताया ना, उन्होंने जो इनिशियल स्ट्रैटेजी जो प्लेयर ने डिसाइड कर लिया, अगर उससे वो थोड़ा सा भी डेविएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उनको डिजायर्ड आउटकम वो नहीं अचीव कर पाएंगे. लेकिन डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ओपोनेंट्स के मूव को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रैटेजी को, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी को चूज करते हैं. बट नाश इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है. किसी किसी गेम में नाश इक्विलिब्रियम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है. In the Nash equilibrium, each player's strategy is optimal when considering the decision of other players. मतलब किसी एक ने भी गलती की तो सबको उसका नुकसान होता है नाश इक्विलिब्रियम. अब रियल वर्ल्ड में भी आप देख लो ना, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नाश इक्विलिब्रियम का ही यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कंपनीज जो है उनके कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और कंपनीज कैसे बिहेव करेगी अगर कॉम्पिटिटर्स उनके प्राइस को बढ़ा देते हैं. कॉम्पिटिटर्स के साथ वो कैसे बिहेव करेगी अगर प्राइस हाइक होने लगता है, क्योंकि अगर एक कंपनी प्राइसेस बढ़ा रही है तो शायद आप भी बढ़ाते हो, कंपटीशन में रखना है ना. या फिर एक कोई कंपनी है जो प्राइसेस को घटा रही है तो शायद आप भी घटाते हो, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं. तो उनके साथ रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए हम क्या करते हैं, नाश इक्विलिब्रियम का भी यूज़ करते हैं. और एक एग्जांपल ले सकते हैं. मानिए दो कार कंपनीज है, टाटा की कार है, हुंडई की कार है, और दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल एक न्यू प्लांट सेटअप करेंगे. हो सकता है कहीं भी सेट करना चाहते हैं, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर. अब अगर दोनों ही सेट कर रहे हैं तो दोनों की प्रॉफिट काफ़ी हाई हो रही है, काफ़ी करोड़ उनको प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. बट अगर कोई एक भी नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, दूसरे का प्रॉफिट हिट हो जा रहा है. तो वो एक ऐसे पॉइंट पे आके रुकेंगे ना जहाँ पे दोनों का ही प्रॉफिट सेम हो सकता है दोनों का प्रॉफिट एक पॉइंट पे 10 और 10 हो,
तो वो है हमारा नाश इक्विलिब्रियम। नाश इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्लेयर्स जो हैं ऐसे स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं और उसी के साथ एक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, उसी के साथ वो टिके रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे तो क्या होगा, आउटकम जो है और ख़राब हो जाएगा। तो ये है हमारा नाश इक्विलिब्रियम और इसे दिया है जॉन नाश ने, जो खुद एक इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया यूनिट 3 के लेक्चर्स अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको बताया हुआ है। एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन वो होता है जहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, बट किसी एक पार्टी के पास ज़्यादा नॉलेज है और दूसरे पार्टी के पास नॉलेज कम है। अगर हम सेम प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि एक सेम टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। किसी के पास ज़्यादा नॉलेज है और किसी के पास कम नॉलेज है, एक ही प्रोडक्ट एक ही टॉपिक पे जब हम बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है सिग्नलिंग। अब ये क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन है हमारे एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन का, जिसमें एक नॉलेजेबल पार्टी जो है वो अलर्ट करता है दूसरे पार्टी को ऐसे वो गुड्स के वैसे सारे हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है जिसे आप शायद ना समझ रहे। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे अपना घर बेचना है, तो सेलर कौन है, मैं हूँ, और आप बायर हैं, आप खरीदने वाले हैं। मुझे पता है ना मैं ये घर क्यों बेच रही हूँ, हो सकता है कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है, नेबर्स जो हैं बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है कहीं लीकेज हो, सीपेज हो, एनीथिंग, बट शायद मैंने उसे काफ़ी अच्छे से पेंट करके सब कुछ करा के ऐसा प्रेजेंट किया है कि शायद आप वो अनहिडन जो उसके डिफेक्ट्स हैं उसको आप पता नहीं कर पा रहे हो। जब आप घर खरीद लोगे तब बाद में आपको समझ आएगी। तो ये हुआ एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन। अब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी बुक में क्या हुआ है कि एजुकेशन को एक टॉपिक से रिलेट करके आपको सॉल्यूशन बताया गया है। ऐसे भी आप आंसर्स अपने फ्रेम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में कि किस तरह से आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर आपकी बुक्स के टर्म में बात करें तो एजुकेशन में ही अगर देखते हैं तो क्या है, एक इंसान है जिसके पास 12th की डिग्री है और एक इंसान है जिसका डिग्री है, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो आप ही बताओ मार्केट में किसको ज़्यादा नॉलेज है, ऑब्वियसली जिसको ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है। अगर दोनों ही इंसान जाता है जॉब के लिए तो सैलरी भी ऑफर ज़्यादा किसको की जाएगी, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। एक ये भी है कि अगर दोनों लोग ने ग्रेजुएशन किया है तो आप दोनों की सिर्फ रिज्यूमे देख के नहीं बता सकते हो कि किसकी प्रोडक्टिविटी हाई है और किसकी प्रोडक्टिविटी लो है, और आप इस बेसिस पे भी डिसीजन नहीं ले सकते हो कि ए और बी दो लोग हैं, ए ने बहुत महंगे कॉलेज से पढ़ाई की है तो इसके पास एजुकेशन ज़्यादा है, डिग्री तो सेम है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ए ने महंगे कॉलेज से पढ़ाई की है तो इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है या इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है। हो सकता है ना कि इसने नॉमिनल कॉलेज से पढ़ाई की हो, एक बेसिक कॉलेज, एक छोटे कॉलेज से पढ़ाई की हो, बस इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है। और ये सब तभी पता चलेगा जब आप उसे कंपनी में काम पे रख लोगे और वो जब काम करेगा तब आप डिसाइड कर पाओगे कि हाई प्रोडक्टिविटी किसकी, लो प्रोडक्टिविटी किसकी है। ये एक आंसर फ्रेम करने का ये एक वे हो सकता है। नेक्स्ट है कि हम एक हेडिंग लिखते हैं, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अब किस तरह से, आपको पता है ना एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जहाँ पे दो पार्टी होते हैं, एक के पास नॉलेज ज़्यादा और एक के पास नॉलेज कम होता है। जो ये डिफरेंस है एक ही प्रोडक्ट के बारे में, किसी को ज़्यादा पता है किसी को कम पता है, यही है आपका एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब आप दोनों पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो ना, दोनों पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो सो दैट वो एक एजुकेटेड डिसीजन ले सके। वो क्या कर सके, एक एजुकेटेड डिसीजन ले सके, क्योंकि जब मुझे पता होगा तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगी मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। मुझे अगर थोड़ा सा बताया, जैसे नॉर्मली प्रमोशन के टाइम पे आप प्रोडक्ट की जब प्रमोशन कर रहे होते तो आप बस उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता देते हो, लेकिन उससे क्या लॉसेस है वो तो आपको तब पता चलता है जब आप डिटेल में उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है गारंटीज़ एंड वारंटीज़। आप गारंटीज़ दो प्रोडक्ट की, वारंटीज़ भी दो, सो दैट क्या होगा, जो खरीदने वाला होगा उसे
थोड़ा तो सिक्योरिटी होगा, अगर प्रोडक्ट डिफेक्ट निकल गया, ख़राब हो गया, तो वो आके रिफ़ंड ले सकता है या फिर आपको वापस से रिपेयर के लिए बोल सकता है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ भी लगाती है, सो दैट इस तरह के एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के सिचुएशन ही ना हो मार्केट में। आप अगर बात करते हैं हम हेल्थ केयर सिस्टम में, तो बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हैं, एक सर्टेन आप बोल सकते हो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है, बाकी जो नेक्स्ट सेक्शन है उन्हें कम पैसे मिलते हैं। तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, ये तो है ही, गवर्नमेंट को हमेशा ही एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कंपनीज मानो सी है, डी है एंड ई, तीनों ही प्रोडक्ट, तीनों ही पेन बना रही है या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रही है, तीनों को ही मार्केट में क्या करना है, बेचना है अब ये तीनों प्रोडक्ट को। तो हो सकता है ना अपने अपने प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा रखने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसे ही डिक्रीज़ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि आपका इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी आप जाके उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाओगे, सेल कर सकते हो, नहीं तो आपका वो प्रोडक्ट जो है डिसक्वालीफाई हो जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। गवर्नमेंट का काफ़ी मॉनिटर रहना चाहिए, गवर्नमेंट काफ़ी मॉनिटर करती रहनी चाहिए मार्केट को, और कंट्रोल भी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट में एक इन्फॉर्मेशन का एक बहुत सारा गैप क्रिएट हो जाए और लोगों इलीगल बेनिफिशियरीज आ जाए, या फिर एक दूसरे का लोग फ़ायदा उठा सके, एक पार्टी दूसरे पार्टी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। लाइसेंसिंग एंड लाइबिलिटीज़ लॉ, बहुत सारे लॉ हैं हमारे कंट्री में, बहुत सारे लाइसेंस अगर आपको लेने पड़ते हैं अगर आप एक सर्टेन प्रोडक्ट्स को अगर मार्केट में सेल आउट कर रहे हो। तो अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया है तो गवर्नमेंट को काफ़ी मॉनिटर करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट को सेल करने का उसे परमिशन ना दिया जाए, क्योंकि उसने लाइसेंस लिया ही नहीं है। अगर वो लाइसेंस नहीं लिया है और तभी वो प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिक हमें इन्फॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाता है। तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ यूनिट 3. Bye bye बच्चों, keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update.